मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ चुके हैं हम। पूरा चैप्टर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। डिटेल एक्सप्लेनेशन में एक एक टॉपिक का हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकेंड चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इंडियन इकोनॉमी। इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया की कंडीशन या इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन 1950 से लेकर 1990 तक कैसी थी। स्टूडेंट्स, 1947 के पहले तक हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स का रूल था, तो उस टाइम तक इकोनॉमी की सिचुएशन हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। 1947 में जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद से हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के बाद 1950 में जब हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, यानी एक रिपब्लिक कंट्री बनाया गया, तब से लेकर 1990 तक हमारे कंट्री में क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, विच इज इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। Introduction. The pre-independence period in India was a period of economic stagnation. On 15th August 1947, we became the masters of our own destiny. At that time, India was an underdeveloped country with an abject poverty, extremely poor quality of life, low per capita income, and consumption level due to exploitative policies of British rule. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैराग्राफ यह बोलता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। उसके पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक स्टैग्नेशन थी, यानी कि जो इकोनॉमी थी इंडिया की वो उसके पहले एकदम रुकी हुई इकोनॉमी थी। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। इसका मतलब ये है कि हमारा देश जो था वो अपने खुद की किस्मत का मालिक बन गया था, मतलब कोई भी रूल करने वाला नहीं था अपने देश के ऊपर। उस समय यानी 1947 अगस्त 15 के दिन इंडिया जो था एक अंडर डेवलप कंट्री था, बहुत ज़्यादा गरीबी थी, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो थी वो बहुत ही ख़राब थी, यानी ऐसी गरीबी कंडीशन में लोग रहते थे। पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम थी और ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के कारण हमारे देश का कंजम्पशन लेवल जो था वो भी बहुत ही लो था। मतलब ओवरऑल मिला के जो इकोनॉमी की सिचुएशन थी वो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन थी। देयरफॉर टू एलिमिनेट द डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द फर्स्ट टास्क आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर द गवर्नमेंट वॉज टू डिसाइड अ फीजिएबल टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम मोस्ट सूटेबल for our economy which would promote everybody's welfare। तो हमारे देश में इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे देश के जो मिनिस्टर्स थे या गवर्नमेंट थी, उनका पहला टास्क ये था, पहला कार्य यह था कि वो हमारे देश को एक इकोनॉमिक सिस्टम प्रोवाइड करे जो कि हमारे देश में सारे लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। इन अदर वर्ड्स, अ सिस्टम विच वुड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ऑल रैदर देन अ फ्यू। मतलब ऐसा सिस्टम बनाए जो उसमें कि सभी का वेलफेयर हो, ना कि कुछ लोगों का वेलफेयर हो। जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, सिर्फ उनका खुद का वेलफेयर किया था। तो अभी हमारे देश की गवर्नमेंट का पहला काम ये था कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे कि सभी लोगों के वेलफेयर की बात हो सके। अब कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी जो कि सामने आई। तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है, तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमको मैक्सिमम आउटपुट देना है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो थी वो जब इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ अपना, तब सारे तरीके के पॉलिटिशियंस या जो गवर्नमेंट थी उनके सामने ये प्रॉब्लम आई। तो स्टूडेंट्स, क्या प्रॉब्लम आई? तो फर्स्ट प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड प्रॉब्लम फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि सबसे पहले क्या प्रोडक्शन करना है,
तो प्रोडक्शन का चॉइस एक प्रॉब्लम था। उसके बाद कैसे प्रोडक्शन करना है, यानी कि हैंड लेबर से, यानी ह्यूमन जो मज़दूर होते हैं उनसे काम करवा के प्रोडक्शन करना है या मशीन से प्रोडक्शन करना है। अगर मशीन से प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो जल्दी होगा, मगर लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, और अगर लेबर्स को बुला के काम करवाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट तो दूर हो जाएगी, मगर प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे देश में हाउ टू प्रोड्यूस जो है वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस था, यानी चॉइस ऑफ मेथड कि कौन सी मेथड का यूज़ करें। और थर्ड जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम कि किस तक, कौन से कस्टमर तक हमको सामान पहुंचाना है। मतलब जो लोग थे वो इतने ज़्यादा स्टैब्लिश नहीं थे, इतने ज़्यादा स्थायित्व नहीं था, उनके पास पैसा बहुत ही कम था, ब्रिटिशर्स पूरा लूट कर ले गए थे हमारे देश में से। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस में डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम सामने आई। तो जब हमारा देश में गवर्नमेंट को सबसे पहले, अपना जब इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया, तो गवर्नमेंट को सबसे पहली प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी, वो थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये सबसे पहले सामने आई। अब इसके बचने के लिए इकोनॉमिक सिस्टम बनाया गया। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, तो इकोनॉमिक सिस्टम इज़ अ सिस्टम बाय विच कंट्रीज एंड गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें देश और सरकार, देश और गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए क्या करती है, लोगों तक सामान पहुंचाती है या सामान बनाकर लोगों तक सप्लाई करने का काम करती है। अब इकोनॉमिक सिस्टम को 3 तरीक़ों से क्लासिफाई किया जाता है, ये भी हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट आता है इसमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, या जिसको मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। दूसरा आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, या जिसको प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। और थर्ड आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम दिया हुआ है। तीनों तरीके की इकोनॉमी में किस तरीके से तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाता है वो आपको इस पेज पर देखने को मिल रहा है। Capitalist system did not appeal to Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, for it meant that the great majority of people of the country would be left behind without the chance to improve their quality of life. अब जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, उनको सोशलिस्ट इकनॉमी बिल्कुल भी, मतलब कैपिटलिस्ट इकनॉमी बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। उनको नहीं जमा कि कैपिटलिस्ट इकनॉमी अपने देश के लिए काम आएगी। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि इससे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिज्म अपील्ड टू जवाहरलाल नेहरू द मोस्ट, बट ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ काइंड ऑफ सोशलिज्म established in the former Soviet Union, which where all the means of production were owned by the government. There was no private property. अब दूसरा जो सिस्टम था सोशलिस्ट इकनॉमी वाला या सोशलिज्म वाला, वो जवाहरलाल नेहरू को अच्छा लग रहा था, मगर वो यह नहीं चाह रहे थे कि हमारे देश में भी उसी तरीके से सोशलिज्म अडॉप्ट किया जाए जिस तरीके से सोवियत यूनियन में अडॉप्ट किया था। सोवियत यूनियन में सारे तरीके के जो प्रोडक्शन के सामान थे, सारी फैक्ट्रीज, सारे फार्म्स, सभी सरकार ने अपने रख लिए थे। कोई प्राइवेटाइजेशन उनमें नहीं किया था, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की भी नहीं थी, पूरा के पूरी चीज़ों को सरकार ने रख लिया था। It was not possible in a democracy like India for the government to change the type of ownership pattern of land and the other property of its citizen in the way it was done in former Soviet Union. तो हमारा देश जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था उस समय, तो इसमें पॉसिबल नहीं था कि लोगों से उनकी ज़मीन या लोगों से उनकी जो इंडस्ट्री है वो ले ली जाए और वो सरकार को दे दी जाए। फैक्ट्री, जो लोगों के पास ज़मीन है, घर है, वो सभी लोगों के पास ही रहना चाहिए, ऐसा जवाहरलाल नेहरू को उस समय लगा। नेहरू एंड मैनी अदर लीडर्स थिंकर्स sought an alternative to extreme versions of capitalism and socialism for newly independent India. अब नेहरू को और बाकी सारे जो लीडर्स थे उन सभी को लगा कि भाई हम ना तो सोशलिज्म अपना सकते हैं
और ना हम कैपिटलिज्म अपना सकते हैं। तो फिर क्या किया जाए, तो उसका रिज़ल्ट क्या लाया वो लोग रिज़ल्ट लेकर आए मिक्स्ड इकनॉमी का। एज अ रिज़ल्ट मिक्स्ड इकनॉमी वॉज अडॉप्टेड, मिक्स्ड इकनॉमी उन लोगों ने अडॉप्ट कर ली। दिस सिस्टम कंबाइंड द बेस्ट फीचर्स ऑफ सोशलिज्म विदाउट इट्स ड्रॉबैक। इसमें क्या था, इसमें सोशलिज्म को अडॉप्ट किया गया, उसकी कमियों को छोड़ दिया गया। इन द व्यू इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी विथ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बट ऑल्सो विथ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें इन लोगों ने इंडिया को एक सोशलिस्ट कंट्री बना दिया, सोशलिस्ट सोसाइटी बना दिया, जिसमें पब्लिक सेक्टर यानी सरकार की जो कंपनी है वो स्ट्रॉन्ग होगी, मगर प्राइवेट प्रॉपर्टी और डेमोक्रेसी भी रहेगी, ऐसी बात उन लोगों ने बोली। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड दिस आउटलुक। अब उन लोगों ने पॉलिसी बनाई, क्या पॉलिसी बनाई, पहली थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 का, और दूसरा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन चीज़ों में उन लोगों ने सोशलिज्म की बातों को रखा। इन द 1950 द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप विद प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन एंड अडॉप्टेड 5-year प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब 1948 के बाद में 1950 में हमारे देश में प्लानिंग कमीशन बना, जिसको प्राइम मिनिस्टर को चेयरपर्सन बनाया गया, और उन लोगों ने देश के लिए आगे के 5 साल के ऑब्जेक्टिव, 5 साल के प्लान चुने थे। द गवर्नमेंट अंडरटुक द टास्क ऑफ प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री थ्रू द सक्सेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग। गवर्नमेंट ने क्या करा, सक्सेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग यानी आगे के आने वाले सालों के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग करी, और उसके साथ साथ देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचा। इंडिया हैज़ चूजन अ टेक्निक ऑफ प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग टू ओवरकम इट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इंडिया में प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग को चुना गया ताकि वो अपने देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। तो स्टूडेंट्स, ये अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने। इसमें था कि इंट्रोडक्शन हमारे देश में किस तरीके से मिक्स्ड इकनॉमी आई, क्या रीज़न था कि गवर्नमेंट को मिक्स्ड इकनॉमी यूज़ करनी पड़ी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।